डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये पेपर 12 यूनिट 1 में जो हमने नॉलेज के बारे में डिस्कशन शुरू की है, उसी कड़ी में ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था ज्ञान क्या है, दूसरा डिस्कस किया है ज्ञान के प्रकार कौन से हैं, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सोर्सेज कौन से हैं। इसमें सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है भारतीय जो ज्ञान मीमांसा है, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी है, उसमें सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या हैं। उस 6 सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये शायद हम आज पार्ट 1 में यही डिस्कस कर पाएँ। जो अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय दर्शन परंपरा के अलावा जो आजकल मैनेजमेंट लेवल पे या जनरल नॉलेज मैनेजमेंट लेवल पे जो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए जा रहे हैं, उसमें हम एक दो इम्पॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क है जिसमें नॉलेज के अलग अलग सोर्सेज डिस्कस हुए हैं, वो आपसे मैं ब्रीफली शेयर करूंगा। और दूसरे वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। आपकी किताबों में यूजुअली जो पहला एस्पेक्ट है वही है, दूसरा और तीसरा एस्पेक्ट उतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है की सोर्सेज ऑफ नॉलेज। भारतीय परंपरा में आपको पिछली क्लास यदि याद हो तो हमने डिस्कस किया था ज्ञान के लिए जो शब्द है वो है प्रमा, और प्रमा का जो सोर्स है वो है प्रमाण। सोर्स के लिए जो है शब्द और इस्तेमाल हुआ है मीन्स ऑफ नॉलेज, जिन माध्यमों से हमें ज्ञान मिलता है, जिसको भारतीय चिंतन परंपरा में प्रमाण कहते हैं। जिससे कि कोई चीज़ नॉलेज बनती है, उसी को हम प्रमाण कहते हैं। प्रमाण दरअसल कोई जो नॉलेज है वो सत्य है या नहीं, वो जानने का तरीका है, जिसमें कि हम ज्ञान प्राप्ति की सारी विधियां और स्रोत को सम्मिलित करते हैं। जैसा कि हमने ज्ञान के परिकल्पना, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान के प्रकारों के वक्त में भी डिस्कस किया था कि सोर्सेज के बारे में कोई अग्रीड अपॉन लिस्ट नहीं है कि इतने ही सोर्सेज होते हैं, लेकिन 6 बेसिक सोर्सेज माने गए। लेकिन उनमें भी कोई सहमति नहीं है। अलग अलग जो दार्शनिक मत हैं वो अलग अलग सोर्सेज को वैलिड मानते हैं। इस पे भी सहमति नहीं है कि क्या वो सोर्सेज एक दूसरे से लिंक्ड हैं या वो सोर्सेज यूनिक हैं। कहीं सोर्स नंबर 1 सही, सोर्स नंबर 4 तो नहीं निकला है। इस तरह के प्रश्नों पे भी काफ़ी चर्चा हमारी दार्शनिक परंपरा में हुई है। तो जो 6 प्रकार हैं ज्ञान के, उनके बारे में हम सबसे पहले ब्रीफली समझते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। पहला जो ज्ञान का स्रोत है वो है परसेप्शन, प्रत्यक्ष, जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है। दूसरा जो अनुमान से, जो हम इंद्रियों से नहीं जान पाते, वो हम अनुमान से, तर्कों से प्राप्त करते हैं, जिसको इन्फरेंस कहते हैं। तीसरा है कंपैरिजन एंड एनालॉजी, उपमान से। चौथे को कहते हैं अर्थापत्ति, जो परिस्थितियों से हम डिराइव करते हैं, वो अर्थापत्ति है। अभी हम इसको विस्तृत तरीके से समझेंगे। पांचवा जो है वो अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन, या निगेटिव या कॉग्निटिव प्रूफ, उसको हम अनुपलब्धि कहते हैं। और वर्ड, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो रिलायबल एक्सपर्ट्स हो चुके हैं और हैं, उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, उनको हम शब्द आप्तवाक कहते हैं। हालांकि दोनों में क्या फ़र्क है वो भी हम आगे देखेंगे। इन 6 के अलावा भी ज्ञान के कुछ सोर्स हैं जिन पे हम आज चर्चा नहीं करेंगे, जैसे जेस्चर्स, चेष्टा, हाव भाव, उसके थ्रू भी जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो चेष्टा उस सोर्स को कहते हैं। ऐतिह्य अर्थात र्यूमर, वो भी ज्ञान प्राप्ति का सोर्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा ज्ञान है जिसका एग्जैक्ट सोर्स का पता नहीं है। हम आज जो शुरू के 6 हैं उन्हीं के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष में जो मुख्य शब्द है वो है अक्ष, आँख, जो हमारी इंद्रियों से, जब इंद्रियां, जिस व्यक्ति के बारे में हम, जिस चीज़ या वस्तु के बारे में जानकारी चाहते हैं, उनसे जब इंद्रियों का संपर्क होता है, उससे जो हमें सत्य का बोध होता है, उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मेरे सामने ये लैपटॉप है, मेरे सामने ये मोबाइल है, मेरे सामने अखबार है, ये मेरी आंखों की जो इंद्रियां हैं, वो उसने मुझे इस बात का ज्ञान दिया कि मेरे आगे क्या है। यूजुअली 2 तरह की होती हैं, एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल। एक्सटर्नल परसेप्शन जो हमारी 5 इंद्रियां जब वस्तुओं के साथ संपर्क करती हैं, उनसे जो ज्ञान मिलता है। और इंटरनल जो हमारी इनर सेंस है, जिसको हम माइंड कहते हैं, जिसमें हमारी ज्ञान इंद्रियां सम्मिलित नहीं होती हैं।
सही परसेप्शन को लेकर के भी बहुत वाद विवाद है, लेकिन ये मानते हैं कि हम 4 तरीके की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सही परसेप्शन के लिए। भारतीय परंपरा में उसके लिए जो शब्द है वो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, अर्थात डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ। अव्यापादेश्य का मतलब हुआ कि नॉन वर्बल इंटरेक्शन हो, किसी और से सुन करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसमें शामिल नहीं है। अविविचार, परिवर्तित नहीं होता है किसी और के रेफरेंस के आने से या हमारी इंद्रियों की शक्ति में किसी कमी की वजह से या हमारी मान्यताओं में परिवर्तन की वजह से जो परिवर्तनशील हो जाए वह ज्ञान नहीं है। और जो आखिरी है वह है व्यवसायित्मिका, जिसका अर्थ है कि डेफिनेट है, वो कोई भ्रम नहीं है उसमें। हमने भी इंद्रियों ने उसके समस्त पहलुओं को देखा है, एक पहलू को नहीं देखा है। और ऐसा नहीं कि जो हम देखना चाहते हैं उसी को देख रहे हैं, जो जैसा वो वास्तविक रूप से है उसी को देखने को हम परसेप्शन कहते हैं। तो ये है परसेप्शन। जो चार्वाक मत को मानने वाले लोग हैं उनके अनुसार यह ज्ञान का इकलौता सोर्स है। इन्फरेंस, सारी चीज़ों को हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, तो हमें फिर अनुमान का प्रयोग करना पड़ता है। अनुमान क्या है? हम एक या एक से अधिक ऑब्जर्वेशन या जो पहले से जाने हुए सत्य हैं उनका इस्तेमाल करके जो निष्कर्ष निकालते हैं तर्क के द्वारा, उसी को हम इन्फरेंस कहते हैं। जनरली 3 तरीके हैं, डिडक्शन, इंडक्शन और एबडक्शन। डिडक्शन में जो हमें पहले से सत्य पता है उसके आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, ऑल टू सम, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर जो कंक्लूजन निकालते हैं, वो डिडक्शन है। जैसे दुनिया में सारे कौवे काले हैं, सामने एक कौवा है अर्थात वह काला है, ये जो है वो डिडक्शन है। इंडक्शन जब हम ऑब्जर्वेशंस के बेस पे एक कंक्लूजन निकालते हैं, जनरली एक सैंपल के बेस पे एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जब कंक्लूजन निकालते हैं उसको हम इंडक्शन कहते हैं। और अबडक्शन जब हम हमारी जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबल है, क्योंकि जो आधार वाक्य है, जो प्रेमाइस है, उससे एक से ज़्यादा कंक्लूजन जो पॉसिबल होते हैं उसमें जो हमको सबसे अधिक प्रोबेबल लगता है, जैसे यूजुअली डिटेक्टिव करता है, उसको कुछ प्रमाण मिलता है, उसके आधार पर जो बेस्ट पॉसिबल प्रोबेबल कंक्लूजन है, मल्टीपल कंक्लूजन पॉसिबल हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल होता है उसको वो चुनता है, उसको हम अबडक्शन कहते हैं। इन्फरेंस के जो विधियां हैं वो कहते हैं उसमें 3 हिस्से होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत। एक हाइपोथेसिस होती है, उसके पीछे एक रीज़न होता है और उस रीज़न के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। इस प्रकार हम अनुमान लगाते हैं। तीसरा जो है वो है एनालॉजी, उपमान। उपमान में हम 2 वस्तुओं की समानता देखते हैं और उसके आधार पर उस वस्तु को जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय परंपरा में एक उदाहरण है कि एक जंतु के बारे में जिसका नाम है गवय। ये पूछे जाने पर कि गवय क्या है, लोगों ने कहा ये लगभग गाय जैसा है, गाय के ये गुण हैं और गाय के ये गुण नहीं हैं। तो जब हम इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम एनालॉजी कहते हैं। और जो जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है उसको हम उपमेय कहते हैं, जिस से हम तुलना करते हैं उसको उपमान कहते हैं। और जो दोनों में साधारण लक्षण है, जो 2 लक्षण उन दोनों चीज़ों को जोड़ती है, उसको हम सामान्य कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि सिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी एनालॉजी उतनी स्ट्रांग होगी, डिफरेंसेस जितने कम होंगे एनालॉजी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही स्ट्रांग एनालॉजी होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी ज्ञान प्राप्ति का तरीका है। जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं उनके द्वारा कि जिन चीज़ों को हम जानते हैं। तो विज्ञान में भी और साहित्य में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जब एनालॉजी का इस्तेमाल करके नए ज्ञान की सृष्टि हुई है। अगला है टेस्टिमोनी या शब्द। हर चीज़ हम खुद नहीं जान सकते। पुराने ज़माने में जो एक्सपर्ट्स हो चुके हैं और अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उनके रेफरेंसेस को भी हम ज्ञान कहते हैं। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो शब्द है, उसको भी हम ज्ञान कहते हैं। और ये हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। हमको कोई शर्ट खरीदनी होती है, हमें कहीं जाना होता है, हमें कोई फिल्म देखनी होती है, हम किसी न किसी का ओपिनियन सीख करते हैं, किसी का अपनी सर्कल में, नहीं तो इंटरनेट पे हम उसका रिव्यू देखते हैं। तो ये जो शाब्दिक प्रमाण है वो भी ज्ञान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो जो उसमें आप जैसे हिस्ट्री में लिखते हैं फलाने के अनुसार, सोशियोलॉजी में लिखते हैं पेज एंड मैकाइवर के अनुसार, तो
उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी हम टेस्टिमनी कहते हैं। रदरफोर्ड ने एटम की स्टडी की, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया तो हम रदरफोर्ड के आधार पर आज एटम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंसान को बहुत सारे फैक्ट्स की ज़रूरत है और समय और ऊर्जा बहुत कम है, तो हम निश्चित अवधि में निश्चित ऊर्जा के द्वारा हम सब कुछ नहीं जान सकते, तो हमको दूसरे के साथ वर्बली कम्युनिकेट करना पड़ता है और उससे भी हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। अब ये जो सोर्स की रिलायबिलिटी तय करेगी कि हमारा ज्ञान जो है वो कितना विश्वास के लायक है, कितना वैलिड है। एक शब्द और इस्तेमाल होता है लिटरेचर में, शब्द के बदले कई जगह उसको आप्तवाक कहते हैं। आप्तवाक और शब्द में थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जो धार्मिक ग्रंथों में, खासकर कुरान, वेद, जो रिवील्ड नॉलेज है, जो ईश्वर का ज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसी के लिए आप्तवाक प्रयोग में आता है। और शब्द उसमें शब्द में वेद, उपनिषद, कुरान के अलावा भी जो टेस्टिमनीज हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन आप्तवाक जो है वो सिंपली रिवील्ड नॉलेज के लिए ही हम प्रयोग में लाते हैं। फिर जो अगला है वो अर्थापत्ति, सर्कमस्टांसेस से जो हमको नॉलेज मिलता है। हमारी परंपरा में जो उदाहरण मिलता है वो है कि जैसे देवदत्त बहुत मोटा है, देवदत्त जो है वो दिन को नहीं खाता। इन दो आधार वाक्यों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसका मतलब देवदत्त रात को खाता होगा। ये जो सर्कमस्टांसेस से जो हमको एविडेंस मिलते हैं, जो हम अनुमान लगाते हैं, उसको हम अर्थापत्ति कहते हैं। इस कंडीशनल नॉलेज को भी कई लोगों ने वैलिड सोर्स माना है ज्ञान का, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये पहले के प्रमाणों का ही डेरिवेशन है, इसलिए कई लोग इसको करेक्ट नॉलेज के रूप में नहीं मानते। अगला है अनुपलब्धि, एब्सेंस, किसी चीज़ का एब्सेंस होना भी उसके बारे में ज्ञान है। निगेटिव, जैसे इस कमरे में कोई जग नहीं है, ये भी एक ज्ञान है। जग के नहीं होने से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है जग के बारे में, उसको हम नॉन परसेप्शन या अनुपलब्धि कहते हैं। जैसे ये कहना कि चाय गर्म है और ये कहना कि चाय ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं होने की वजह से ये जानना कि गर्म है, ज्ञान प्राप्ति का जो ये तरीका है उसको हम अनुपलब्धि या नॉन परसेप्शन कहते हैं। क्योंकि जो वैलिड कंक्लूजन है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। सद्रूप और असद्रूप जिसको हमारी परंपरा में कहा गया, और दोनों को वैलिड कहा गया है। तो ये जो अनुपलब्धि है एक तरह का निगेटिव रिलेशन के आधार पर है, तो इसलिए इसको बहुत सारे दार्शनिक मतों ने इसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। 4 तरीके के माने गए हैं: नॉन परसेप्शन ऑफ द कॉज, कॉज का नहीं दिखना, इफेक्ट का नहीं दिखना, ऑब्जेक्ट का नहीं दिखना और कंट्राडिक्शन का नहीं दिखना। ये चारों चीज़ें नहीं दिखती हैं तब हम उसको ज्ञान के स्रोत में मानते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अलग अलग दार्शनिक मतों में, जैसे चारवाक जिसको मैटेरियलिस्टिक फिलॉसफी वाले लोग जो हैं वो कहते हैं सिर्फ परसेप्शन ही वैलिड सोर्स है। बुद्धिज्म को मानने वाले कहते हैं परसेप्शन और इन्फरेंस ही 2 वैलिड सोर्स है। जैनिज्म जो है परसेप्शन, इन्फरेंस और टेस्टिमनी तीनों को इंपॉर्टेंट सोर्स मानती है। मीमांसा और अद्वैत वेदांत वाले जो हैं वो 6 के 6 जो मैंने भी आपसे डिस्कस किए उसको वैलिड सोर्स मानती है। अब ये चारवाक, मीमांसा, अद्वैत, न्याय, ये सारे भारतीय दर्शन के अंग हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको गूगल पर और इसके बारे में डिटेल पढ़ें। अदरवाइज जब फेस टू फेस क्लास होगी तो हम इन दार्शनिक परंपराओं के बारे में और समझेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा कि जो 6 प्रमुख सोर्स हैं नॉलेज के, वो भारतीय परंपरा के अनुसार वो कौन है। पश्चिमी परंपरा में भी करीब करीब वही चीज़ें हैं, भाषा उनके और उदाहरण बदल गए हैं, बट मुख्य चीज़ें वही हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसको आधुनिक संदर्भों में नॉलेज मैनेजमेंट के सेंस में जब देखते हैं तो वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ज्ञान के सोर्सेज कौन कौन से हैं।